नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो शायद हमारी आपकी स्कूली किताबों में कहीं छुप सा गया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शूरवीर की जिसके नाम से ही मुगल दरबार में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन ठहरिए, हम यहाँ सिर्फ उस नायक की बात नहीं करेंगे जिसे सब जानते हैं। आज हम उनके उस शानदार रणनीतिक दिमाग, उनकी कूटनीति और उस असली ताकत को डिकोड करेंगे जो उनकी जनता और उनकी नैतिकता में बसी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, इतिहास अक्सर एक ऐसे राजा को अकेला और हारा हुआ क्यों दिखाता है। आपने भी सुना होगा कि वो पहाड़ों में भटक रहे थे, सेना हार चुकी थी, कोई साधन नहीं थे। लेकिन जरा लॉजिक लगाइए, जो राजा उस दौर के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को दशकों तक टक्कर देता रहा, क्या वो सचमुच अकेला या हारा हुआ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये नैरेटिव बहुत ही भ्रामक है। आज के हमारे इस विश्लेषण से ये एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि असली कहानी तो कुछ और ही थी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे वो जनता के चुने हुए असली राजा बने। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1572 से। महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ में एक अजीब सा सन्नाटा और संकट था। गोगुंदा में शोक तो था ही, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा उत्तराधिकार का बवाल भी खड़ा हो गया। दरअसल राजा उदय सिंह अपने छोटे बेटे जगमाल को अगला राजा घोषित कर गए थे। अब राजपूताना का रिवाज कहता है कि जो नया राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। जब गोगुंदा में अंतिम संस्कार चल रहा था तो सबने नोटिस किया कि बड़े और सबसे योग्य बेटे यानी प्रताप वही मौजूद हैं, जबकि जगमाल घर पर अपने राज तिलक की तैयारी में लगा था। बस यही वो पल था जब जनता और सामंतों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। उन्हें नाम का राजा नहीं बल्कि एक सच्चा लीडर चाहिए था। और यहीं पर सामने आता है एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक नियम, सलूम्बर का अधिकार। अब ये क्या है? दरअसल मेवाड़ में ये तय करने का अंतिम अधिकार राजा का नहीं बल्कि सलूम्बर के सामंतों का होता था कि असली उत्तराधिकारी कौन होगा। उस वक्त सलूम्बर के सामंत थे कृष्णदास चूंडावत। उन्होंने सीधे तौर पर इस जन अधिकार का इस्तेमाल किया और जगमाल को खारिज कर दिया। गोगुंदा में ही प्रताप को राजा मान लिया गया और बाद में कुंभलगढ़ में उनका भव्य राज तिलक हुआ, जिसमें मारवाड़ के चंद्रसेन जैसे दिग्गज सहयोगी भी शामिल हुए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्रताप किसी के थोपे हुए राजा नहीं थे, वो लोगों की पहली पसंद थे। अब राजा तो वो बन गए, लेकिन इसके बाद मुगल दूतों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देखना दिलचस्प है। सत्ता संभालते ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े थे मुगल बादशाह अकबर। अकबर बहुत स्मार्ट था। वो जानता था कि मेवाड़ से सीधी टक्कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। उसने एक के बाद एक पूरे 4 दूत भेजे। 1572 में जलाल खान, फिर 1573 में मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। इन सब का एक ही टारगेट था, प्रताप को मुगलों के अधीन करना। लेकिन प्रताप का स्वाभिमान अपनी जगह एकदम अडिग था। उन्होंने बहुत ही सलीके से लेकिन पूरी सख्ती के साथ इन चारों के प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। और पता है, इन्हीं वार्ताओं के दौरान एक कमाल का वाकया हुआ। जब आमेर के राजकुमार मानसिंह बात करने आए तो डिनर पर प्रताप की जगह उनके बेटे अमर सिंह पहुंच गए। मानसिंह को यह अपना अपमान लगा और उसने गुस्से में ताना मारा कि वो मैदान जंग में मेवाड़ का घमंड चूर चूर कर देगा। इस पर निडर अमर सिंह ने जो जवाब दिया ना, वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा कि अगली बार अकेले मत आना, अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना, फिर मैदान में ही देख लेंगे। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि मेवाड़ किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। और इसी तनातनी का नतीजा था हल्दी घाटी का युद्ध और प्रताप की वो शानदार रणनीतिक वापसी। जब बातचीत फेल हो गई तो 1576 का हल्दी घाटी युद्ध टल नहीं सकता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रताप इस युद्ध में बिल्कुल अकेले लड़े थे। जरा इस गठबंधन की लिस्ट तो देखिए। उनके साथ सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत थे, ग्वालियर से अपना राजपाट खो चुके राजा रामसा तोमर थे, और सबसे खास अफगान सेना के लीडर हकीम खान सूर, जो मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। ये कोई वन मैन आर्मी वाली लड़ाई नहीं थी। ये अलग अलग क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन था जो मुगल साम्राज्यवाद को डटकर टक्कर दे रहा था। लड़ाई की शुरुआत कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा आप मुगल इतिहासकार बदायूनी के इन शब्दों से लगा सकते हैं। वो खुद वहां मौजूद था।
उसने लिखा है कि मेवाड़ की सेना का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सैनिक डर के मारे बनास नदी के किनारे किनारे 16 किलोमीटर तक पीछे भाग गए थे। सोचिए, मुगल सेना के तो पूरी तरह छक्के छूट गए थे। इसी भयंकर युद्ध के बीच वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आया। प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह को मर्दाना नाम के हाथी पर देखा। बस फिर क्या था, उनका वफादार घोड़ा चेतक सीधा उस विशाल हाथी पर चढ़ गया। मानसिंह तो प्रताप के भाले से बच गया, लेकिन हाथी की सूंड में बंधे तलवार से चेतक के दोनों पैर बुरी तरह कट गए। ये बहुत ही नाजुक स्थिति थी, और यहीं प्रताप ने एक बेहतरीन सेनापति की तरह रणनीतिक वापसी यानी टैक्टिकल रिट्रीट का फैसला किया, और उनकी जगह झालाबीदा ने उनका मुकुट पहनकर मोर्चा संभाला। देखिए, जिंदा बचना और जंग को आगे जारी रखना ही एक असली लीडर की निशानी होती है। हल्दी घाटी के बाद बात आती है उस रणनीति, नैतिकता और गठबंधन की जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया। हल्दी घाटी के बाद जंग रुकी नहीं, बस उसका स्टाइल बदल गया। अरावली की पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। अगर हम इनकी विकेंद्रीकृत रणनीति को समझें तो कमाल का दिमाग लगाया गया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ने अकबर के सामने सरेंडर करने का नाटक किया, लेकिन छुपकर प्रताप की मदद करते रहे। मारवाड़, सिरोही और जालोर ने मुगलों को अलग अलग मोर्चों पर उलझाए रखा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सूरत बंदरगाह वाला मक्का का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। इस चौतरफा हमले ने मुगलों को इतना परेशान किया कि वो अपना पूरा फोकस कभी सिर्फ मेवाड़ पर कर ही नहीं पाए। युद्ध के इस खून खराबे के बीच एक ऐसा किस्सा भी आता है जो महाराणा प्रताप के ऊंचे उसूलों की गवाही देता है। हुआ यूं कि अमर सिंह ने मुगल कमांडर अब्दुर्रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। उस दौर में ऐसा होना बहुत आम बात थी, लेकिन जैसे ही प्रताप को ये पता चला, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत अमर सिंह को डांट लगाई और उन सभी मुगल महिलाओं को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ वापस रहीम के कैंप में भेजवा दिया। प्रताप की इस नैतिकता ने उनके इस कट्टर दुश्मन को भी अंदर तक हिला दिया। जब रहीम ने अपने परिवार को सुरक्षित देखा तो उनके मुंह से निकला, जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप आपको याद किया जाएगा। मतलब सोचिए, दुश्मन भी आपकी इज्जत कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि प्रताप सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, उनके उसूल भी कमाल के थे। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, दिवेर की विजय। साल 1582 ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसे अक्सर हल्दी घाटी के शोर में भुला दिया जाता है। मुगल सेनापति सुल्तान खान ने अरावली के 4 रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था ताकि मेवाड़ की सेना भूखों मर जाए। सुल्तान खान ओवर कॉन्फिडेंस में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेवाड़ की सेना दशहरे के दिन शस्त्र पूजा कर रही है। और ठीक उसी दिन प्रताप ने दिवेर के मुगल बेस पर एक ऐसी जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की जिसकी भनक तक मुगलों को नहीं लगी। ये दिवेर का युद्ध असली एक्शन से भरपूर था। अमर सिंह ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई कि देखने वालों के होश उड़ गए। उन्होंने सुल्तान खान पर भाले से ऐसा वार किया कि वो भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों के लिटरली आर पार हो गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि बाकी मुगल सेना वहां से दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। इस एक झटके ने मुगलों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। तो चलिए अब इन सारे मिथकों से परे उनकी असली ऐतिहासिक विरासत पर नजर डालते हैं। इतिहास में कई ऐसी बातें फैलाई गई हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा मिथक है वो घास की रोटी वाला। आपने शायद वो कविता सुनी होगी जिसमें एक जंगली बिल्ली अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी छीन लेती है, वो रोने लगते हैं और प्रताप हार मानकर अकबर से संधि करने का सोचने लगते हैं। लेकिन असलियत में अमर सिंह कोई कमजोर बच्चे नहीं थे जो एक रोटी के लिए रोएं। वो खूंखार योद्धा थे जिसने दिवेर में सुल्तान खान को भाले से चीर डाला था। हमें इस ऐतिहासिक सच्चाई को उस भावुक कविता से अलग करके देखने की बहुत सख्त जरूरत है। 1585 आते आते एक ऐसा चमत्कार हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अकबर, जो पूरे हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब देखता था, उसने मेवाड़ और राजस्थान पर अपने हमले पूरी तरह से बंद कर दिए। मुगल समझ चुके थे कि मेवाड़ को जीतना उनके बस की बात नहीं है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। अकबर लगभग पूरे भारत पर राज कर रहा था, लेकिन मेवाड़ ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी शानदार गुरिल्ला रणनीति और कभी न हार मानने वाले जज्बे की सबसे बड़ी जीत थी। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या असली जीत सिर्फ जमीन और महलों पर कब्जा करने में है, या फिर असली जीत अपनी नैतिकता, अपनी बेहतरीन रणनीति और अपने स्वाभिमान में अजेय बने रहने में है?
महाराणा प्रताप की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके इरादे और रणनीतियां पक्की हों तो आप दुनिया की किसी भी ताकतवर सत्ता को झुका सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।